everyone. So today we are going to start biology class 12th term 2 syllabus of and the chapter number 13. Name of chapter is organism and population, and the topic we are going to start is parasitism, where we left in last video. Okay, तो भाई parasitism क्या होता है? Considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals. पैरासाइटिक मोड में जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट बना हुआ है वो आराम से मस्त रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फ्री की मील मिलती है, फ्री का खाना, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस उसके ऊपर जाके बैठ जाओ, अपना आराम से सो खाओ पियो, सब कुछ ऐश वाली जिंदगी. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. उन सब में पैरासिटिज्म इवॉल्व हो चुका है. मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड host specific. Many parasites have evolved host specific but wait, host specific का मतलब क्या है? They can parasite only a single species of host. बहुत से पैरासाइट क्या हो चुके हैं? होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि बस वो उसी होस्ट पे रहेंगे, किसी और पे नहीं. तो बहुत से पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक हो चुके हैं. वेट ओके. So many parasites have evolved host specific in such a way that both the host and the parasite tend to co-evolve. दोनों के बीच co-evolution हो चुका है. That is if host evolves special mechanism for rejecting. होस्ट सोचता है कि मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, नए नए मैकेनिज्म इवॉल्व करता है ना, ताकि पैरासाइट से हटा सके, पैरासाइट को दूर भगा सके. लेकिन उसी तरीके से पैरासाइट भी नए नए इवॉल्व कर लेता है मैकेनिज्म उसके ऊपर रहने के, काउंटरएक्ट करने के, ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज देम, उनसे फाइट करने की, उसके मैकेनिज्म को काउंटर करने की, कंट्रोल में लाने की, या फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के उसने भी तरीके सीख रखे. मान लीजिए किसी होस्ट ने तरीका सीख रखा है कि अपने पैरासाइट को कोई ऐसी बॉडी से एक ऐसी स्मेल या फिर एक ऐसा केमिकल रिलीज करूँ कि पैरासाइट जो मेरे पे रहने आ रहा है ऑर्गेनिज्म वो भाग जाए. तो उसने भी एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया होगा, अपनी सेंसेस में कुछ ऐसे चेंज ले आए, या फिर उसको उस स्मेल को बेयर करने की हैबिट हो गई हो, तो फिर वो न्यूट्रलाइज कर दिया उसने उस इफेक्ट को. इस तरीके से ये एक दूसरे से बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं, ठीक है. उसके बावजूद भी और पैरासाइट भी उसी तरीके से इवॉल्व हो रहा है. को इवॉल्व मतलब एक साथ इवॉल्व कर रहा है. वो बचने के ढूंढ रहा है तो वो उससे काउंटर करने के, उसको न्यूट्रलाइज करने के तरीके ढूंढ चुका है, ठीक है. कहते हैं ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सरकार ने कोई नई प्रोटेक्शन के लिए एक नया ऐप बनाया, या फिर कोई जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हैं. तो वहीं इनके बड़े से बड़े हैकर भी बैठे हुए हैं. हर चीज़ का तोड़ बनाने के लिए लोग बैठे हैं. अगर कोई बड़े से बड़ा ताला बना है जो कि खुल नहीं सकता नॉर्मल चाबी से, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे बहुत से लोग उसका सॉल्यूशन भी. तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके उतने बड़े सॉल्यूशन सॉल्वर बैठे हुए हैं. अब वो जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो है हम लोग जो देख रहे हैं वो नेगेटिव व्यू में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है. In accordance with their lifestyles, parasites evolved special adaptations. Parasites ने क्या कर लिया कि special adaptations such as loss of unnecessary sense organ. उन्होंने क्या है, अब उनकी बॉडी में से लॉस हो चुके हैं अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन उनके काम के ही नहीं है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन होस्ट. अब उनके पास क्या क्या बचा हुआ है? अडेसिव ऑर्गन जिससे कि वो चिपक सकते हैं होस्ट के ऊपर, स्टिंग है ना. सकर्स टू क्लिंग ऑन होस्ट, होस्ट पे बैठने के लिए उनके पास सकर्स हैं. सकर्स मतलब जिसे वो सोखते हैं होस्ट की बॉडी से, जो भी ब्लड मील, कुछ भी मील जो भी लेनी होती है उनको. लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. वो ये सिस्टम्स उन्होंने लॉस कर दिए हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का. द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ओपन कॉम्प्लेक्स इफ इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स. तो इन पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है. बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग देखेंगे कि इनकी लाइफ स्टाइल कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट. उनके पास एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं, या फिर वेक्टर्स होते हैं, टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट पे रहने के लिए उसके पास
दो होस्ट या वेक्टर्स और होंगे इंटरमीडिएट, जैसे कि ह्यूमन लीवर फ्लूक है, डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। किस किस पे डिपेंड करता है ह्यूमन का लीवर फ्लूक? स्नेल पे और फिश पे टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इसके बारे में ना आपको एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ना, उसमें एक डीप में जब हमको पढ़ाते हैं ना, अभी तो स्कूल लेवल पे तो नहीं पढ़ते हम लोग, कंपटीशन लेवल पे हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से जो लीवर फ्लूक है वो इन दो होस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है स्नेल और फिश के थ्रू। मलेरियल पैरासाइट्स नीड्स अ वेक्टर। मलेरिया के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसको वेक्टर यानी कि मॉस्किटो चाहिए। मलेरियल क्या पैरासाइट है ना, उसको क्या चाहिए? वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। दो होस्ट के पास पहुंचने के लिए उसको मॉस्किटो की जरूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म होस्ट। ज्यादातर पैरासाइट क्या करते हैं? अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। दे माइट रिड्यूस सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल को, ठीक है, उसकी जीवन को कम कर देते, जीवन काल को बेचारे के, है ना, लाइफ स्पैन। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, है ना, कम कर देते हैं, मतलब रोकते नहीं, कम कर देते हैं। रिप्रोडक्शन, होस्ट की रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी कम हो जाती है। एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। उसको इतना वीक बना देते हैं पैरासाइट कि अब वो आसानी से कोई भी उसका शिकार कर सकता है, उसका जो शिकारी है उसका शिकार कर सकता है, ठीक है। Then why did not natural selection leads to evolution of such totally harmless parasites? Do you believe that ideal parasites should be able to thrive within hosts without harming? तो कुछ questions हैं, इनके बारे में आप लोग अब सर्च करना चाहते तो कर लीजिए, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। Parasites that feed on external surface, जो पैरासाइट बाहरी सरफेस पे रहते हैं यानी कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लाइस, है ना, जो कि ह्यूमन में वो हेयर्स पे रहती है, तो जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एक तो एक्टो और एक कौन होते हैं? एंडोपैरासाइट्स। जैसे मोस्ट फेमिलियर दिस ग्रुप इज लाइस इन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स पे टिक्स और ह्यूमंस पे लाइस, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं ये एक्टोपैरासाइट के। मैनी मैरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपीपोड्स, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कस्केटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि ग्रो करता है हेज प्लांट्स पे, तो प्लांट्स में भी पैरासाइट देखने को मिल रहा है हमें। हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो इवॉल्व होते तो उसने अपना क्लोरोफिल भी लॉस कर चुका है ना, और लीव्स भी। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट, से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, खाने पीने की इच्छा जो भी होती है वो सब अपना पूरा कर लेता है। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। फीमेल मॉस्किटो का पैरासाइट नहीं कह सकते, लेकिन उसको अब हमारे ब्लड चाहिए होता है, किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। मॉस्किटो मलेरिया वाले वो, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स का मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स कौन होते हैं? जो बॉडी के अंदर रहते हैं होस्ट की बॉडी में, एट डिफरेंट साइट्स। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? लीवर में, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में। The life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization। उनको स्पेशलाइजेशन रखनी पड़ती क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर उनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनका रहना बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से फाइट करना पड़ता है उनको। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential। उनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो ग्रेटली सिंपल होते हैं, सिंप्लीफाइड वाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को जब हम लोग देखते हैं, एम्फसाइज करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासाइटिक बर्ड लेज इट एग इन नेस्ट ऑफ होस्ट। होस्ट की नेस्ट यानी कि घोंसले में अपने अंडे रख जाता है कौन? पैरासाइटिक बर्ड, ठीक है, जो पैरासाइट होता है। जैसे कि कुक्कू मीन्स कोयल जो है अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रख के जाता है ताकि क्रो उनको नरिश करे, है ना, और फिर जैसे वो बच्चे बड़े होके निकलते हैं तो फिर वो नरिशमेंट हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्रो को समझ में आता है तेरी मैं तो इतने दिन से किसी और के बच्चे को पाल रहा था, तो ऐसा होता है। ये कौन है? पैरासाइटिक बर्ड, ठीक है।
तो लेट्स द होस्ट उनको इंक्यूबेट दैम, उनको उनको मतलब सेते हैं ना, कहते अंडे सेना, जैसे कोई पक्षी अपने अंडे को सेता है, यानी कि उनको बड़े होने के टाइम, जैसे कि उनको इतनी गर्मी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग्स मैच्योर हो पाए, नरिश हो पाए प्रॉपरली, है ना। During the course of evolution, the eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of host bird detecting. तो इवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ कि जो होस्ट के जो एग थे वैसा ही उस पैरासाइट का एग भी दिखने लग गया, कलर में भी, साइज में भी, एंड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग, ताकि वो होस्ट बर्ड उसको डिटेक्ट ना कर पाए फॉरेन एग्स को, और एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम नेस्ट, और उनको बाहर ना निकाल पाए। इस वजह से उसको जो साइज, कलर, शेप सब कुछ बिल्कुल होस्ट के एग जैसा हो गया। इवोल्यूशन होते होते इतने चेंजेस आ गए। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ कुकू एंड क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, देखना एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म, उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। Next is commensalism. This is the interaction in which one species benefits and another species is neither harmed nor benefited. दूसरी species को ना ही तो harm होता है और ना ही benefit मिलता है commensalism में। किसमें? commensalism। इसमें क्या होता है? In this interaction, one species is benefited, एक को तो फायदा मिलेगा, एक न्यूट्रल, ठीक है, और एक को फायदा मिलेगा। जैसे कि ऑर्किड ग्रोइंग एज एपिफाइट, ऑर्किड एपिफाइट मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, मैंगो की ब्रांच के ऊपर ऑर्किड जैसे ग्रो कर रहा है। एंड बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, वेल की जो पीस है उसके ऊपर बार्निकल्स जो ग्रो कर रही हैं। बेनिफिट वाइल नीदर मैंगो ट्री नॉर वेल ड्राइव्स एनी बेनिफिट। देखा आपने, ऑर्किड जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है किससे? इस मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है आराम से, एपिफाइट की तरह उस प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है ऑर्किड, ठीक है, उसको तो जगह मिल गई ग्रो करने के लिए, ठीक है। मैंगो ब्रांच को ना ही तो फायदा ना ही नुकसान। बार्निकल्स जो कि पीठ पे रहती है बेल की, उनको आराम से जगह मिल गई, सरफेस मिल गई, रह पा रही है वहाँ पे सेफली, है ना, क्योंकि बेल के पास आने से और ऑर्गेनिज्म डरते हैं, है ना, तो फिर वो रह पा रही है, बेल को ना ही नुकसान है ना ही कोई फायदा है। इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। जैसे कि कैटल इरगिट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, एक कैटल है जिसका नाम है इरगिट, वो ग्रेजिंग कैटल के आसपास रहती है। क्यों? हम लोग देखते हैं कि वो आसपास में मिलेंगे, उनका एसोसिएशन साथ साथ दिखती है। अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन रूरल एरियाज, अगर आप लोग गांव के एरिया में रहते हो तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा कि उस कैटल के साथ वो दूसरा कैटल मिलेगा, इरगिट कैटल, जो कि क्या करता है, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसमें। जैसे ही वो बड़ा वाला कैटल चलता है ना, जैसे कि बफेलो, काओ, इन लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये झाड़ियों में पाँव रखेंगे तो उनमें जो मच्छर, जो मॉस्किटोज, कोई और ऑर्गेनिजम्स, वो उड़ते हैं, उड़ते ही इरगिट कैटल उनको पकड़ खा जाता है, तो वो उनको फीडिंग करता है। सो द इरगिट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, जहाँ पे वो लोग घास वास चर रहे होते हैं, ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, उनके आसपास मिलता है ये कैटल इरगिट। एज दे मूव, जैसे ही बड़े कैटल मूव करेंगे, स्टिर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम देम, पाँव उठाएंगे तुरंत इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे फ्रॉम द वेजिटेशन, उस वनस्पति के आसपास से, उन पेड़ झाड़ियों के आसपास से, एंड दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट, वैसे तो उस इर्द गिर्द के लिए मुश्किल हो जाता है ढूंढना, और कहाँ कहाँ ढूंढने का बेचारा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। अब साथ में उसके साथ साथ तो चलते भी रहता है, बातें बातें भी होती रहती है बस, और भाई सब क्या हाल चाल, लोग जैसे उनको मिलता हो उसका तो फूड मिल गया, और ग्रेजिंग करने को कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, हम ना मस्त ग्रेजिंग कर रहे हैं, बातें चल रही है। Another example of commensalism is interaction. तो देखिए आप लोग, मतलब एनिमल्स एक दूसरे की क्या मस्त तरीके से हेल्प कर रहे हैं, एक को पता ही नहीं चल रहा कि मैं हेल्प भी करके आ गया। ये फिगर देखते हैं किसके, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वेस्प। तो ए तो है फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प, वेस्प ने क्या किया, इसका पॉलिनेशन किया है, ये रहा वेस्प, मुझे तो यही लग रहा है। एंड वेस्प लेइंग द एग इन द फिग फ्रूट, फिग फ्रूट में ये वेस्प के छोटे छोटे अंडे होंगे, और बीज भी तो रहता है ना, हो सकता है। इन फिगर के बारे में तुम लोग पढ़ेंगे अब, इससे पहले एक बार हम लोग लास्ट वो देख लेते हैं, कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, वो है सी एनिमोन और क्लाउन फिश।
तो सी एनिमल दैट हैज स्टिंगिंग टेंटाकल्स, स्टिंगिंग मतलब कांटेदार, वैसे बड़े बड़े टेंटाकल्स टाइप, जैसे मकड़ी के होते हैं ना पाँव, बड़े बड़े टेंटाकल्स जैसे से, उस टाइप के इसके पास स्टिंगिंग टेंटाकल्स, अटैक कर जाती है दूसरी चीज ऑर्गेनिजम्स पे, है ना, स्टिंग करती, चिपक जाती, क्लॉ, है ना, क्लिंग ऑन देम, तो स्टिंगिंग। एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम, तो क्लाउन फिश क्या करती है, उनके बीच में घूमती रहती है, छुपती 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 उसके बीच में, तो उस फिश के साथ साथ चलती रहती है, सी एनिमल के साथ, है ना, सी एनिमल के साथ साथ चलती रहती है, उसके टेंटाकल्स के बीच में बैठे रहती है कि कोई और शिकारी उसका शिकार ना कर ले। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन, फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रीडेटर से, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स, वो उस टेंटाकल से दूर दूर भागते रहते हैं, भाई कौन जाएगा इस खतरे में, दिख तो रही है, पकड़े कैसे पकड़े कैसे, और वो आराम से अपने बसती रहती है ना, उसके टेंटाकल्स के बीच में रह के। तो एनिमल को क्या फायदा मिले इससे, कुछ नहीं, एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट, दैट मीन्स न्यूट्रल, जीरो, एंड क्लाउन फिश को क्या मिल गया, फायदा मिल गया, ठीक है, तो उसको प्लस, तो यहाँ पे आ गया ना कि, और कॉमेंसलिज्म का क्या था, एक था प्लस और एक था जीरो, भाई चल जा, जब भी मुझे जरूरत होती कभी नहीं चलती पेंसिल, फिर पता नहीं क्या ही बन जाता है इसका, ठीक है, तो इस तरीके से एक को फायदा और एक को नुकसान हो जाता है, नहीं एक को फायदा और एक को कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, ये अच्छा है, म्यूचुअलिज्म द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स टू बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज, लाइकेंस, बहुत सुना होगा लाइकेंस के बारे में, जिसमें फंगस के बीच और एल्गी के बीच का एक कॉम्बिनेशन है लाइकेंस, फंगी और एल्गी साथ साथ रह के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए रखी है लाइकेंस, जिसका नाम दे दिया गया है। तो एल्गी, तो फंगस इन फोटोसिंथेसाइजिंग, एल्गी तो क्या करती है, फूड बना लेती है, फंगस क्या है, शेल्टर वेल्टर प्रोवाइड कर देती है, घर वर बना देते हैं, रहते हैं आराम से। एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को भी तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना। सिमिलरली माइकोराइजा, जो कि हायर प्लांट्स के साथ फंगल एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा, फंगी के बीच और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये भी म्यूचुअलिज्म ही है, फंगी जो है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर करके न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे रही है, प्लांट क्या कर रहा है, फंगी को कोई ना कोई तो फायदा दे ही रहा होगा, वो भी उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ तो दे रहा होगा। तो फंगी हेल्प इन प्लांट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, व्हाइल द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड्स द एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, को कुछ एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है, खा ले भाई तू भी खुश रहे मैं भी खुश, दोनों खुश रहता है। The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant and animal relationship. तो सबसे फैसिनेटिंग, सबसे गजब का एग्जाम्पल मिलता है प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप के बीच, किसका, म्यूचुअलिज्म का। प्लांट नीड एनिमल्स किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, भाई कोई तो आ जाओ पॉलिनेशन करवा दीजिए, है ना, उनके फ्लावर्स का, एंड डिस्पोजिंग देयर सीड्स, उनके सीड्स को डिस्पोज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक नए नए प्लांट्स ग्रो करें। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस, अब उनको भाई आपका काम कर रहे हो तो भाई कुछ तो बनता है ना उनका, फीस वगैरह, फॉर सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टू द प्लांट दैट प्लांट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, जो सर्विसेज प्लांट से एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने वो कर दी, तो उनको फीस तो मिलनी चाहिए भाई, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। तो फिर प्लांट ऑफर्स देम रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन, तो आइए आप हमारे से पॉलन ले लीजिए थोड़े बहुत, है ना, पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स, तो जो पॉलिनेशन करवाते हैं उनको थोड़ा नेक्टर दे देते हैं, थोड़ा पॉलन दे देते हैं, जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स दे देते हैं, कि भाई लीजिए आप जूसी फ्रूट्स ले लीजिए हमसे, है ना। फॉर सीड डिस्पर्सर, जो सीड को डिस्पर्स करते हैं उनको कहते हैं क्या, लीजिए आप फ्रूट हमारे पास है, ये आप खाइए आराम से खुश रहिए। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफगार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। अब ये जो बेनिफिशियल सिस्टम, लेन देन का सिस्टम, वस्तु विनिमय वाला, राइट, कि एक ने एक काम किया, ले तू ये ले, इसके बदले में तू ये ले, तो ये एक्सचेंज ऑफर जो चल रहा था, अब इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर जगह होते हैं ना अटैकर्स, तो गुंडे चोर मवाली हर जगह मिलेंगे, तो यहाँ पे भी रहते हैं वो, तो ये सिस्टम के बीच ये डकैत लोग नहीं आने चाहिए, कौन चीटर्स, ये क्या करते हैं, ये मतलब विश्वास तोड़ देते हैं। तो ये लोग भैरूबे बन के आ जाते हैं, लाइक विल डू योर वर्क, आराम से खा लेते पी लेते, फिर कहते हैं हम तो नहीं कर रहे चल भाग, वो वाली चीज़ है।
फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर, वो क्या करते, चोरी करते हैं नेक्टर को, थोड़ा दे दे प्लीज, तो वो विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन करेंगे मतलब कोई काम भी नहीं करेंगे, लेकिन फ्री का चीज को, मुफ्त का। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व कोइवोल्यूशन। तो इनके बीच कोइवोल्यूशन क्यों होता है? क्यों एक प्लांट ने एक एनिमल को फिक्स कर रखा, भाई तू ही आया कर मेरे से, बाकी उसमें दूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो चोरी चिकारी वाला शुरू हो जाता है, तो करप्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से इनका कोइवोल्यूशन हो गया। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज माइट बी टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ टाइट लिंकेज रहता है इनका। यू विल कम, आई विल गिव टू यू ओनली, वो वाली चीज़ है। इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज टाइट वन टू वन रिलेशन विद पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वेस्प। तो हमने पढ़ा ना अभी फिग ट्रीज, तो फिग ट्रीज में सिर्फ वेस्प ही है, वो पॉलिनेशन करता है, विश्वसनीय आदमी है। फिग ट्री ने क्या सेट करा कि भाई वेस्प तू मेरे पास आया कर, आई विल गिव यू द फूड, जो तेरे को चाहिए वो तू ले, और मेरी मदद क्या कर पॉलिनेशन में, है ना। फिग ट्रीज के जो फ्लावर्स हैं उनकी मदद कौन कर रहा है? ये वेस्प कर रहा है, कोई और स्पीशीज नहीं करती है। तो स्पीशीज ऑफ वेस्प उन्होंने फिक्स कर रखा है, भाई अपना एक दोस्त ही है, अपन लोग हमेशा रहेंगे साथ। इट मीन्स दैट फिक्स स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प। अब कोई और उसको आ ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी और बीज ने ट्राई किया, कैन बी, नो नो भाई, हमने हमारा फिक्स कर रखा है वेस्प, वो आएगा लेके जाएगा, वही। ठीक है सर, ओके फाइन। अब चीटिंग का कोई चांस नहीं, कोई और स्पीशीज कर नहीं सकती। द फीमेल वेस्प यूजेस फ्रूट नॉट ओनली एज ओविपोजिशन। तो फीमेल वेस्प क्या करता है, फ्रूट को सिर्फ ओविपोजिशन यानी कि एग ही ले नहीं करता उसमें, बट यूजेस फॉर डेवलपिंग सीड्स, यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग। तो वो क्या करता है, फ्रूट को ओविपोजिशन, फ्रूट में अपने एग ले कर देते हैं, और जो डेवलपिंग सीड्स है उनको किस लिए यूज करता है, विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वे। तो फिर वो जो सीड्स हैं वो उसके लार्वे को नरिश, यानी कि थोड़ा बहुत वो लार्वे जो है उसके छोटे छोटे बेबीज जो होंगे उस वेस्ट के, वो उसको थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उस बीज से कुछ गेन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी, तो लार्वे भी फीड हो जाते हैं। तो एग भी ले कर दिया, एग की नरिशमेंट, लार्वा आ गया, लार्वे का भी नरिशमेंट हो गया, मजे आ गए। मतलब दो दो काम करता है आराम से। तो वेस्प पॉलिनेट्स फिग इनफ्लोरेसेंस, वेस्प क्या करता है, फिग के इनफ्लोरेसेंस को पॉलिनेशन यानी कि इनके फ्लावर्स को पॉलिनेशन में हेल्प करता है, व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स, और एग ले करने की साइट्स ढूंढता रहता है। इन टर्न द फेवर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के गिफ्ट में उसको क्या मिलता है, फिग ऑफर्स वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स, कुछ डेवलपिंग सीड्स दे देता है कि ले भाई तू अपने लार्वे को नरिश कर लेने इसमें, एज फूड फॉर डेवलपिंग द वेस्प लार्वे। तो वेस्प के लार्वे को फूड की तरह मिल जाते हैं वो। ऑर्किड्स शोज बी वाइडन डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, ये सबसे तगड़ा है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसमें, काफ़ी कॉमेडी वाला सीन है, देखना पाएगा। फॉर फ्लोरल पैटर्न्स मैनी ऑफ विच इवॉल्व टू अट्रैक्ट राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट बीज एंड बम्बल बीज। तो ऑर्किड्स क्या करते हैं, डाइवर्सिटी शो करते हैं फ्लोरल पैटर्न्स की, मैनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट राइट पॉलिनेटर। वो क्या करते हैं, वो जो फ्लावर्स हैं उनके जो पैटर्न है वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके फ्लावर्स ऐसे सुंदर सुंदर शेप्स के होते हैं कि वो इनको बीज को, बम्बल बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। एंड एंश्योर द गारंटेड पॉलिनेशन, फिर उनको ये गारंटी हो जाती है कि हाँ पॉलिनेशन करवा ही देंगे। ये कौन, ये जो बीज हैं, बम्बल बीज हैं, ये मतलब इन फ्लावर्स ऐसी अपनी कलर, अपने वेरिएशंस इतने शो करते हैं कि बीज और बम्बल बीज जो राइट पॉलिनेटर रही है, ये लोग पॉलिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो भाई पक्का इनका पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इनके फ्लावर्स के पैटर्न्स होते हैं, सुंदर दिखता है। नॉट ऑल द ऑर्किड्स ऑफर्स रिवार्ड्स, सभी के सभी ऑर्किड्स रिवॉर्ड्स ऑफर नहीं करते हैं। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस, उस ऑर्किड का नाम क्या है, ऑफ्रिस, इवॉल्व सेक्सुअल डिसिट, वो तो झांसा देता है, सेक्सुअल झांसा देता है क्या, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी, एक बीज की स्पीशीज होती है उसे पॉलिनेशन करवाने के लिए सेक्सुअल झांसा देता है। क्या देता है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ बी, उसकी जो फ्लावर का एक पेटल है ना, बाहर वाला जो फूल के ऊपर जो पेटल्स होती है ना, है ना, तो वो एक उस किसकी जैसे दिखती है, फीमेल बी जैसे दिखता है, कलर में भी, साइज में भी, मार्किंग्स भी कुछ ऐसी बनी होती है, तो जैसे फीमेल बी हो, तो मेल जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि आज तो फ्रेंडशिप करते हैं, लेट्स मूव, है ना।
तो मेल जाते हैं उनके पास, एंड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल, तो क्योंकि उसको फीमेल समझता है तो वो पहुंचेगा। स्यूडो कॉपुलेट, कॉपुलेशन होता है ना। स्यूडो झूठ मूठ का पता है, वो फ्लावर है, उसको बेचारे को वो तो बस कलर वलर देख के लगा फीमेल है, तो पहुंच गए उनके पास, हेलो जी, हाय जी, जो भी उनका फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी उन्होंने। फिर स्यूडो कॉपुलेट कर लिया विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से पॉलन उसके ऊपर आ जाता है, किस पे, मेल बी पे। व्हेन द सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद, फिर वो बी दोबारा से कोई दूसरा फ्लावर दिख जाता है उसके ऊपर, जाके फिर से स्यूडो कॉपुलेशन करने लगता है, तो फिर वो पॉलन वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये देखिए क्या अलग डिफरेंट तरीका है अट्रैक्ट करके फीमेल बन के, जो उसने पॉलिनेशन करवाया है ना इस प्लांट ने, क्या मतलब एकदम अद्भुत, बहुत मतलब यूनिक वे। इसे कहते हैं माइंडेड प्लांट्स। कितना शार्प माइंड है इनका। वैसे तो नेचर से मिला है इनको। हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स, तो किस तरीके से साथ साथ इवोल्यूशन होना ऑपरेट कर रहा है। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन से मान लीजिए फीमेल बीज का कलर पैटर्न चेंज हो गया इवोल्यूशन के टाइम, तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस, तो अब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब तो वो समझ जाएगा ना कि फीमेल समझ झूठा, धोखा देते हो भाई, तो वो धोखा समझ के उसको उसके पास नहीं जाएगा। अब वो उसको फीमेल नहीं समझेगा, क्योंकि अब उसको समझ आ चुका है फीमेल्स तो चेंज हो चुकी है, उनका कलर कुछ अलग है। तो फिर अब ये धोखा अगर हो गया तो फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, वो कम हो जाएगा, और वो रुक गया तो फिर बहुत नुकसान होगा भाई। An orchid flower co-evolves to maintain the resemblance will be reduced unless the, जब तक कि ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व नहीं करेगा, अगर उसने भी वापस से अपनी पेटल का रिजेम्बलेंस फीमेल भी जैसा कर लिया तो फिर से वो बच गया, फिर से सेफ जोन में, फिर से पॉलिनेशन होगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाया तो फिर नुकसान हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा, क्या डिफरेंट डिफरेंट यूनिक तरीके हैं म्यूचुअल वो पॉलिनेशन करवाने के, लाइकेंस के बारे में पढ़ा, माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ा। फिर उससे पहले हम लोगों ने कॉमेंसलिज्म में कैसे ऑर्गेनिजम्स, एक को बेनिफिट मिल रहा है दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं, न्यूट्रल आराम से जी रहा है वो अपनी लाइफ खुश है, मतलब एक दूसरे पे रह के इंटरेक्शन करके। तो हमने इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा बेसिकली, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग वे में। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में था। सो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड नोट्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी, तो हो सके जितना वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।